हे अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब जो है वो ठीक होंगे। हमने आज जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करनी है और इंशाल्लाह इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनकी आगे इंटरप्रिटेशन और इंशाल्लाह कुछ पास्ट क्वेश्चंस साथ हम इस तरह कॉम्बो डिस्कस करेंगे। नंबर वन, मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं करवाऊंगा बिकॉज उस तरह बहुत टाइम कंज्यूम होगा कि अगर हम पूरे चैप्टर की तरफ फोकस करेंगे। सो मेरा फोकस ये होगा कि जो मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक है और जो डिफिकल्ट टॉपिक है जहां से मुश्किल आती है बच्चों को, हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। उन्हीं टॉपिक्स को समझने की, उन्हीं टॉपिक्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से कंक्लूजन सारे विड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया? सो एपिडेमियोलॉजी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी होता क्या है? एपिडेमियोलॉजी इज बेसिकली, सिंपली वर्ड में, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन और इट इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन विच इज रिलेटेड टू इंसिडेंस, प्रेवलेंस, रिस्क फैक्टर्स, कंट्रोल ऑफ डिजीज। सो डिजीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, डिजीज की इंसिडेंस कितनी है एक खास पॉपुलेशन के अंदर, उसकी प्रेवलेंस कितनी है, उसका कंट्रोल किस तरह से है, उसके रेट्स क्या है, इन सारी चीज को हमने जब स्टडी करना है डिजीज से रिलेटेड, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड स्टार्ट में कुछ हमारे पास स्टडीज के अंदर रेट्स आते हैं, कुछ हमारे पास इसके फॉर्मूलाज आते हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, और इनमें से किस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं और किस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? कुछ फॉर्मूलाज हम एपिडेमियोलॉजी के साथ डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, कुछ हम फॉर्मूलाज जो यहाँ से स्किप हो गए वो हम डेमोग्राफी के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उससे रिलेटेड ज्यादा होंगे। ठीक है? सो सबसे पहले तो हमारे पास बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ ईयर और मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। सो जब भी हमने किसी भी कम्युनिटी के अंदर बर्थ रेट शो करना होता है तो उसके अंदर बड़ा सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि जितनी पूरे साल के अंदर बर्थ हुई है, नंबर ऑफ बर्थ्स हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी जनवरी, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। ये है पीक दोस्त एक साल की, तो इसके सेंटर वाले जो डेज होंगे यानी जून और जुलाई के, वहां पे मिड ईयर पॉपुलेशन निकाल के हम देखेंगे वो कितनी है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास बर्थ रेट निकल आएगा। सिमिलरली डेथ रेट जब हम निकालेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स इसमें पुट करेंगे और मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, सो वो हमारे पास डेथ रेट निकल आएगा। अब हम आ जाते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट हम किस चीज को कहते हैं? ये बेसिकली रिलेटेड टू डेमोग्राफी है, बट हम इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस करें बिकॉज इट इज लाइक रिलेटेड टू बर्थ एंड डेथ एंड इस तरह की सारी जो चीजें उनसे रिलेट कर रहा है। सो फर्टिलिटी रेट, सो इट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। सबसे पहले आपने याद रखना है कि लाइव बर्थ्स है, इसमें अबॉर्शन, इसमें सारे जो स्टिल बर्थ्स है वो एक्सक्लूड हो चुकी हैं। सो लाइव बर्थ जितनी है और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन विच एज्ड 15 टू 44 ईयर, यानी रिप्रोडक्टिव एज जो है नॉर्मल एक भी सोसाइटी के अंदर, उसमें हम रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन उनकी मिड ईयर पॉपुलेशन निकालते हैं और नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। दिस इज फर्टिलिटी रेट। फिर आ जाता है हमारे पास जी एज स्पेसिफिक, आगे आ जाते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट डिपेंड करता है आपके पास एज पे, डिपेंड करता है आपके पास जेंडर पे, डिपेंड करता है आपके पास इसके अलावा इन्फेंट्स और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो वो डिफरेंट तरह की आपके पास मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले एज और सेक्स स्पेसिफिक जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर इन स्पेसिफिक एज और सेक्स ग्रुप, लाइक आप जो है वो कह रहे हैं कि 10 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक हमने जो है वो स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट निकालना है। तो अब 10 से 20 ईयर्स के दरमियान जितनी डेथ हुई है उस साल में और जितनी पॉपुलेशन है 10 से 20 ईयर उस साल की मिड पॉपुलेशन, वो आप निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जब जेंडर की बात करेंगे, सो जितनी मेल की डेथ हुई है डिवाइडेड बाय जितनी मेल पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई बाय 1000। फीमेल है तो सिमिलरली इसी तरह उसका सिंपल फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो नंबर ऑफ डेथ्स इन ईयर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में जितनी भी हमारे पास डेथ्स हुई है वो काउंट करनी है, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ। अच्छा, इसमें भी स्टिल बर्थ काउंट नहीं होता। सो जितनी लाइव बर्थ्स हुई है उसके बाद 1 ईयर तक जितनी डेथ्स हुई है, लाइव बर्थ एंड 1 ईयर के दरमियान जो सारा है उसमें जितनी डेथ हुई है वो काउंट करनी है, और जितनी टोटल लाइव बर्थ्स हुई है वो काउंट करनी है। तो उसको डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
पेरिनेटल डिजीज नंबर ऑफ स्टिल बर्थ प्लस डेथ लेस देन 7 days इन अ ईयर। सो इसमें वो वाली सारी डेथ्स आती हैं जो कि बच्चे आइदर स्टिल बर्थ यानी डेथ पैदा होते हैं या फिर लेस देन 7 days यानी 1 वीक के अंदर अंदर जिनकी डेथ हो जाती है, वो सारे काउंट करके हम टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स लाइव प्लस स्टिल हम टोटल काउंट करते हैं, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते 1000 से। उसके बाद आ जाता है neonatal mortality rate, similarly number of deaths in a year less than 28 days of life। so again live birth, इसमें भी still birth count नहीं होगा। लास्ट नंबर पे आ गया केस फर्टेलिटी रेट। केस फर्टेलिटी इज मीन लाइक एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल हम कोविड की बात करें या फिर हम बात करें मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, टाइफाइड की बात करें, सो जितने उसके पॉपुलेशन के अंदर केसेस आए हैं और जितनी उसमें डेथ हुई है, कंफर्म केसेस और डेथ, इनको आपस में करें तो नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 100 पे इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज वी नीड परसेंटेज, वी डोंट नीड पर 1000 इतनी डेथ इतनी बर्थ हुई है, ठीक है। बिकॉज जब एक पॉपुलेशन बड़े लेवल पे हम डिस्कस करें, बड़े लेवल का मतलब है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हमने पॉपुलेशन की बात करनी, इफ वी गो टूवर्ड्स परसेंटेज, तो एक बहुत माइनर परसेंटेज आएगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 या 10 आपके पास जो है वो डेथ होती हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर पाकिस्तान के, तो इट मींस लाइक 0 पॉइंट समथिंग ये इतने आ जाएंगे। व्हेन वी गो टुवर्ड्स 1000 तो हमारे पास इस तरह आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल 5 डेथ पर 1000, ठीक है। सो हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर जब पॉपुलेशन के अंदर। बट जब व्हेन वी मूव टुवर्ड्स स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल सैंपल, लाइक अब जो नंबर ऑफ कंफर्म केसेस हैं, ये एक खास डिजीज से वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। जब हम उस खास कम डिजीज से कम पॉपुलेशन पे जाते हैं तो वी गो टुवर्ड्स परसेंटेज, कि इतने कंफर्म केसेस है, इसमें इतनी डेथ हो चुकी है, दैट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज जो कि इसमें आते हैं। अब यहाँ पे ना मुश्किल क्या होती है, आपको वो डिफरेंट तरह से चीजें देता है, आपने डिफरेंट तरह से वो आपको क्वेश्चन देता है, आपने इनमें पुट करने होते हैं। अब यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में ये रखना है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहा है कि इस एक साल के अंदर 2022 के अंदर लाइव बर्थ्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको कह देता है 5000, ठीक है, या 10,000 आपको कह देता है। प्लस वो ये कहता है कि लाइव बर्थ 5 या 10,000 और स्टिल बर्थ वो आपको कह देता है 2000 हुई है या 1000 हुई है, ठीक है। और साथ वो कह देता है कि टोटल नंबर ऑफ जो डेड पर्सन हैं या टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई हैं एक साल से पहले, वो आपको बता देता है 7 या 10 या 20 जितनी भी बता देता है। और वो आपको कहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। अब देखो उसने स्टिल बर्थ की एक एक्स्ट्रा चीज दे दी, यू डोंट हैव टू पुट इन द फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू पुट द लाइव बर्थ। सो आपने फॉर्मूला को ज़हन में रखना है कि आपसे उसने रिक्वायर क्या किया। अगर आपसे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कर रहा है तो आपने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना है। सो जो एक्स्ट्रा चीज दी हुई है, ये जो चीज कम दी हुई है, उसको आपने इसी तरह एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है, वो आपने देखना है कि किस तरह से इंक्लूड करना है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आपका इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस बहुत दफा आया, एमसीक्यूज बहुत दफा आया। सो व्हाट इज इंसिडेंस एंड व्हाट इज प्रेवलेंस? इंसिडेंस मींस नंबर ऑफ न्यू केसेस इन पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क। फॉर एग्जांपल हम इसको सिंपल वे में अगर हम करें, फॉर एग्जांपल एक खास एरिया के अंदर एक खास तरह का मच्छर आया, ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल मलेरिया फैल रहा है। अब उसमें वो पॉपुलेशन सारी की सारी एक्सपोज है, बट दूसरे एरिया में जहां पे वो वाला मॉस्किटो नहीं है तो वहां पे एक्सपोज नहीं है पॉपुलेशन। सो इट मींस हमने सिर्फ वो वाली पॉपुलेशन लेनी जो रिस्क के ऊपर है, जिन वो जो के रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है। सो जस्ट वो वाली पॉपुलेशन लेनी, एंड जितने केसेस कंफर्म आ रहे हैं हमने वो लेने। सो नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क, ये हमारे पास पर यूनिट टाइम में इंसिडेंस आपकी आ जाएगी, ठीक हो गया। अब प्रेवलेंस क्या होती है? प्रेवलेंस मींस नंबर ऑफ ऑल न्यू केसेस प्लस एग्जिस्टिंग केसेस, जो पहले के केसेस है एंड न्यू केसेस है, उन सबको जब हम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन जो कि उससे एक्सपोज है। बड़ा इसका सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इंसिडेंस और प्रेवलेंस में वो आपको किस तरह से आपको वो लाइक कंफ्यूज करेगा। सबसे पहले तो आपने याद रखना है व्हाट इज इंसिडेंट। सो इस टब के कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि लाइक वी हैव दिस पूल जिसके अंदर ये आपका वाटर आ रहा है। इंसिडेंस मींस के जितने आपके नए केसेस आ रहे हैं ये इंसिडेंस है।
जब भी हमने इंसिडेंट्स काउंट करनी, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दीज नंबर्स के जितने नए केसेस, आज 3 केस आए, कल 4 केस आए, 5 केस आए, और जितनी एक्सपोज पॉपुलेशन है वो हमने देखनी, बस दैट्स द इंसिडेंस। व्हाट इज प्रेवलेंस? प्रेवलेंस मींस ऑल एग्जिस्टिंग प्लस न्यू केसेस। अब एग्जिस्टिंग केसेस कौन से होंगे? दो तरह के केसेस होंगे। अच्छा, अब जो एग्जिस्टिंग केसेस है ना, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल एक बीमारी हमारी कोविड फैली, आज उसके फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग केसेस है 5000, उन एग्जिस्टिंग केसेस में से कल कल के दिन हम देखें फॉर एग्जांपल 3 डेथ्स हो गई उसमें से, सो वी हैव टू एक्सक्लूड दीज 3 नंबर्स, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, तो वो हमारे पास बीमारी का केस नहीं रहा, खत्म हो गया। सो वो 3 केस हम 5000 में से पहले निकाल देंगे, प्लस हमारे पास क्योर जो हुए या जो रिकवर हो गए, वो फॉर एग्जांपल 500 थे, हमने उन 500 को भी निकाल दिया। और कुछ ऐसे केसेस थे जो पहले सही हो गए थे, बट उनके रिकरेंस होगी, दोबारा से केस हो गया, सो उनको हम इंक्लूड कर लेंगे। सो आपको किसी भी तरह से ये कॉन्सेप्ट दे सकता है, वो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, वो कह सकता है कि फॉर एग्जांपल वो आपको कह सकता है इन अ सर्टेन सिटी वेयर वी हैव पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, वो आपको ये बता सकते हैं कि 1 लाख की पॉपुलेशन है, द एग्जिस्टिंग केसेस 3 days बिफोर वर 5000 एंड 500 patients were recovered in these 3 days, and 5 patients were found dead in these 3 days, and 500 new cases were found. So आपको इस तरह से एक स्टेटमेंट दे सकता है। सो यू जस्ट हैव टू एक्सक्लूड दोज 500 जो कि रिकवर हो गए हैं, वो जो कि 6-7 जिनकी डेथ होगी वो माइनस करेंगे, एंड जितने नए केसेस आए उनको प्लस कर देंगे। सो आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे प्रेवलेंस के, और जितनी वो आपको पॉपुलेशन बताएगा उस पर आप डिवाइड कर देंगे। सो आपके पास टोटल प्रेवलेंस का फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। सो इस तरह से आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? प्रेवलेंस का एक और बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है कि आप प्रेवलेंस को जो है वो रेट को या उस तरह कर सकते हैं कि आप प्रेवलेंस को जितना वो आपको ड्यूरेशन देता है उसके साथ इंसिडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो टाइम पीरियड आपको देगा, उसके अगेंस्ट वो अगर रेगुलर नंबर ऑफ केसेस बता रहा है कि रेगुलर नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। सो यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड कि प्रेवलेंस में जब भी पूछे तो आपने किस चीज पे फोकस करना है, तो आपको इंशाल्लाह इस चीज से बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्टडीज को। ओके, इससे पहले हम ग्राफ वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चीज का कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपको इस चीज से कोई भी लाइक प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले जब भी हम एपिडेमियोलॉजी में किसी भी केस को, किसी भी डिजीज को, किसी भी चीज को स्टडी करते हैं, वी हैव स्टडीड द थिंग्स इन 2 ways. Number one, observational studies, and number two, experimental trials. What is observational study? Observational studies mean we don't go for trial, we don't go for experiments, we just see, we just observe and conclude something. This is observational study. For example, हम एक एरिया में जाते हैं, हम एक एरिया में सर्वे करते हैं, उस सर्वे में हमें पता चलता है कि इस एरिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया के अंदर मॉस्किटो बहुत ज्यादा है, हम एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उस एरिया के अंदर मॉस्किटोज हैं, तो उस एरिया के अंदर मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है या डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। सो हम वो सर्वे करने के बाद हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जहां पे मॉस्किटो ज्यादा होते हैं वहां पे डेंगू ज्यादा फैल रहा है, जहां पे मॉस्किटोज कम होते हैं वहां पे डेंगू कम फैल रहा है। सो वी हैव कंक्लूडेड समथिंग बाय ऑब्जर्विंग समथिंग। सो ऑब्जर्वेशन को देख के हमने कोई चीज कंक्लूड किया, दैट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। फिर जब हम इसी को दो तरह से आगे डिस्कस कर सकते हैं ऑब्जर्वेशनल को। एक हम सिंपल देख के स्टेटमेंट दे देते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। वी जस्ट सी एंड गिव अ स्टेटमेंट, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया कि मॉस्किटो देखे तो हमने कहा जहां पे मॉस्किटो ज्यादा वहां पे हमारे पास का मलेरिया ज्यादा, वहां पे डेंगू ज्यादा। दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। वी जस्ट सी समथिंग, ऑब्जर्व समथिंग एंड गिव अ स्टेटमेंट। ये हमारे पास सिंपल आ गया डिस्क्रिप्टिव। व्हाट इज एनालिटिकल स्टडी? वी एक्चुअली इन एनालिटिकल स्टडी हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली टेक अ सैंपल, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जैसे कि हमने कहा कि जहां पे मच्छर ज्यादा, हमने पर्टिकुलर पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया, उस सैंपल में वो कुछ जो है वो लोग लिए, उनमें से ऐसे भी हो सकता है कि हम डिजीज और नॉन डिजीज ले लें, या ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे लोग ले लें जो कि
कुछ मॉस्किटो से एक्सपोज है, कुछ मॉस्किटो से एक्सपोज नहीं है। सो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से हमने 2 तरह के सैंपल भी ले सकते हैं, या डिजीज नॉन डिजीज इस तरह से हमने ले लिए। अब जब हमने वो सैंपल लिए, फिर हमने उस पर स्टडी की, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है, या कितने लोग ऐसे हैं जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज थे उनको डिजीज होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। सो वी जस्ट सी, ऑब्जर्व, एंड देन we calculate the risk factor, we calculate the incidence and prevalence of that disease in a particular disease, and its relationship with the रिस्क फैक्टर। तो ये जब हम प्रॉपर उसको स्टडी करके कैलकुलेट करके हर चीज कंक्लूड करते हैं, डेट इज एनालिटिकल स्टडी। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर वी गो फॉर ऑब्जर्वेशंस, बट इन अ डिफरेंट वे। हम एक तरफ सिर्फ ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट दे रहे हैं, और एक तरफ हम ऑब्जर्व करके उसको कैलकुलेट करके उसको रिस्क फैक्टर का एक आंसर दे रहे हैं, दैट इज एनालिटिकल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की जब बात करें, वी गो फॉर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम ड्रग्स की जो हम मार्केट में लेके आना चाहते हैं उनके ट्रायल्स करते हैं, उनकी एफिकेसी देखते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स देखते हैं, उसकी रैंडमाइजेशन करके हम 2 तरह के ग्रुप्स बना देते हैं। तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से, ठीक है। फील्ड ट्रायल करते हैं, कम्युनिटी ट्रायल, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की स्टडी करके लोगों के ऊपर या जानवरों के ऊपर या एनिमल्स, कैट्स, डिफरेंट चीजों के ऊपर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करके फिर हम कुछ कंक्लूड करते हैं, आइदर इट इज गुड और नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो हम उस पर स्टडी करते हैं। सो दैट फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडी में से डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एज आपके पास होता है, जेंडर होता है, एरिया होता है, इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। सो सारे फैक्टर्स को हम कंक्लूड करके एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर ये फैक्टर्स हैं, ये चीजें डिपेंड करती है, इस एज ग्रुप के अंदर ज्यादा है। सो वी गिव अ स्टेटमेंट, वो सिंपल स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को रिलेट करती, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। बट वी डोंट गो फॉर एनालिटिकल स्टडी, वी डोंट गो फॉर कैलकुलेशन, वी डोंट गो फॉर कि इतने नंबर दे रहा है, वी डोंट गो फॉर दैट। वी जस्ट गिव अ स्टेटमेंट ऑन स्पेसिफिक रीजन, जिसमें हम वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के हम वो एक स्टेटमेंट देते हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मींस प्रेवलेंस स्टडी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस हम बता रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी is the simplest form of an observational study. It is based on the single examination of a cross section of population at one point in the time, result of which can be projected to whole population provided the sample has been done correctly. It is more useful for the chronic disease than the short lived. Simple. जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, या हम बात करते हैं डायबिटीज की, हम एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन या पंजाब के अंदर जो है वो डायबिटीज पे स्टडी करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक हम पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाहौर की स्टडी करना चाहते हैं, या हम मुल्तान की, इस्लामाबाद की, किसी भी सिटी की स्टडी करना चाहते हैं। हम उसमें से एक स्पेसिफिक सैंपल कलेक्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक सैंपल लेते हैं, हम देखते हैं कि इनके लिए क्या एक्सपोज फैक्टर है, क्या चीज है, बट वी डोंट कैलकुलेट एनीथिंग। वी जस्ट गिव अ स्टेटमेंट कि इस तरह के लोग जिनके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, या जिनके फैमिली में ये रन करता है, या कोई भी, हम उस रिस्क फैक्टर उसमें से कंक्लूड करते हैं, और हम बताते हैं कि इस रिस्क फैक्टर वाले लोग हमारे पास इस डायबिटीज उनमें ज्यादा होता है, और हम पूरी पॉपुलेशन पे वो प्रोजेक्ट कर देते हैं, लाइक पूरी पॉपुलेशन के बारे में जनरल स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देन आगे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, दैट इज इंसिडेंट स्टडी। ये शॉर्ट लिव्ड जो हमारे पास होती है, और ये हमारे पास जो है वो इंसिडेंस इज चेक बाय रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन इन द सेम पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय मीन ऑफ फॉलोअप। हम बार बार एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं, हम देखते हैं इसके नए केसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल कोविड की स्टडी करनी है, हम देखते हैं आज कोविड के कितने केसेस हैं, 3 दिन बाद कितने हैं, 6 दिन बाद कितने। तो वी गो फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी विद फॉलोअप एग्जामिनेशन। सो इसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज for finding the incidence rate and study the natural history of the disease and its future outcome. So uses अगर हम देखें descriptive study के, it provide data regarding the magnitude of disease load in the population in term of mortality and morbidity rates and disease. So simple हम बताते इतने लोग हैं इस चीज से एक्सपोज थे, उनका ये हुआ, but we don't
कैलकुलेट द रिस्क फैक्टर कि इस रिस्क फैक्टर के साथ इतने लोग आएंगे तो इतने आगे आएंगे, वी डोंट गो फॉर दैट। इट प्रोवाइड क्लूज टू डिजीज इटियोलॉजी, सिंपली डिजीज के कॉज का हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने आगे डिस्कस किया कि जहाँ पे मॉस्किटो ज्यादा है वहां पे हमारे पास क्या है, वहां पे हमारे पास डेंगू ज्यादा है, जहाँ पे मॉस्किटो ज्यादा, मलेरिया ज्यादा है, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। इट प्रोवाइड बैकग्राउंड डाटा ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, सिंपली कि जब हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे मॉस्किटो ज्यादा, हम मॉस्किटो के लिए प्रिवेंशन के लिए वहां पे मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करने के लिए लोगों को कहेंगे, वहां पे जो है वो डिफरेंट तरह की स्प्रेज करवाएंगे, डिफरेंट चीजें, तो उसके लिए हमारे पास एक डाटा हमें मिल जाता है। इट कंट्रीब्यूट टू फर्दर रिसर्च बाय डिस्क्राइबिंग द डिजीज वेरिएशन बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सो ये डिपेंड करता है कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन किस एरिया में ज्यादा है, किस टाइम में ज्यादा है, आइदर ये सीजनल कोई हमारे पास डिजीज है या ओवर द ईयर चलती है, इसी तरह पर्सन मतलब ओल्ड एज में ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा, तो उस तरह ये डिपेंड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सो टिल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, जिसमें हमने स्टार्ट में फॉर्मूलाज पढ़े एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के, फिर हमने इंसिडेंस प्रेवलेंस पढ़ी, फिर हमने स्टडीज के बारे में डिस्कस किया, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो आगे हम सिर्फ एक ये आपको स्टडी टाइप्स बता के फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। अभी एक ना बहुत अच्छा चार्ट है जहाँ पे आपको एक स्कीम पता चलेगी कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन आपके पास जो है वो सिचुएशंस है। सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो भी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में डिस्कस की। इसमें हम क्या देखते हैं, एक खास पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया, उसमें मौजूद उसी टाइम रिस्क फैक्टर को देखा, उसी टाइम देखा डिजीज को। So we don't go for follow-up, we don't go for calculation of the risk factor कि कितने लोगों को रिस्क फैक्टर से एक्सपोज थे, कितनों को बीमारी, नो, वी जस्ट हैव एन आइडिया कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से इतने लोगों को बीमारी हो रही है, बस इतना आइडिया। तो प्रेजेंट के अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है और प्रेजेंट के अंदर ही डिजीज मौजूद है, दोनों चीजें एक ही पॉपुलेशन में एट अ टाइम हम देख के एक कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आगे एनालिटिकल स्टडी में सबसे पहले आता है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज आवर स्टडी एरिया, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हमने स्टडी जब कर रहे हैं तो हमने ऐसी पॉपुलेशन सिलेक्ट की, किस तरह सिलेक्ट की, हमने एक पॉपुलेशन सिलेक्ट की, उसमें देखा कि खास डिजीज के लोग हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉपुलेशन सिलेक्ट की लाहौर की, उसमें से एक सैंपल लिया, हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको लंग कैंसर था, कुछ लोग ऐसे थे उसी पॉपुलेशन में जिनको लंग कैंसर नहीं था। पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, एक्सपोजर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए। सो लंग कैंसर वाले लिए और कंट्रोल लिए जो उसी पॉपुलेशन में रहते थे, उसी जगह पे रहते थे। अब हमने दोनों लोगों पे स्टडी की, उनसे हिस्ट्रीज ली, उनसे बातचीत की, उनके इंटरव्यूज किए। हमें पता चला कि जो लंग कैंसर वाले थे उनमें से बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते थे, जिनको लंग कैंसर नहीं था उनमें से भी कुछ लोग स्मोकिंग करते थे। बट हमने एंड पे कंक्लूजन ये निकाला कि जिनमें लंग कैंसर था उनमें से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते थे, और जिनमें लंग कैंसर नहीं था उनमें से ज्यादा लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। सो स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द लंग कैंसर। सो उसका हम नंबर बताएंगे कि इतने टाइम ज्यादा जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा, फॉर एग्जांपल 90% चांसेस ज्यादा है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर हो। सो वी सेलेक्ट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज, कि उनको डिजीज है या नहीं है, उनको लंग कैंसर है या नहीं है। फिर हमने इंटरव्यू किया कि आइदर वो स्मोकिंग के साथ एक्सपोज थे या नहीं एक्सपोज थे, और जिनको लंग कैंसर नहीं वो भी एक्सपोज थे नहीं। सो वी सिलेक्ट द पॉपुलेशन विद डिजीज और विदाउट डिजीज। वर्ड आपने ये समझना है कि जिस पॉपुलेशन को, जिस सैंपल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, वो डिजीज या नॉन डिजीज है, उनमें लंग कैंसर है या नहीं है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास जी रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, इनमें हम रिस्क फैक्टर को बेसिकली देखते हैं। हम क्या कहते हैं, हमने ऐसे 20 स्मोकर ले लिए जो स्मोकिंग करते हैं, और ऐसे नॉन स्मोकर ले लिए जो स्मोकिंग नहीं करते। हमने उनको फॉलो अप किया, 10 साल, 20 साल देखा, 30 साल देखा, 40 साल बाद हमें पता चला जो 20 लोग स्मोकिंग करते थे उनमें से 19 लोगों को लंग कैंसर हो गया, और जो 20 लोग स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें से सिर्फ 2 लोगों को लंग कैंसर हुआ, जो कि किसी और रिस्क फैक्टर की वजह से हो सकता है। सो वी फॉलो अप द पर्सन विद द रिस्क फैक्टर। हमने पॉपुलेशन कैसे सिलेक्ट की, जो कि किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज थी, ठीक है। रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होने का मतलब है वो स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे। तो हमने पहले रिस्क फैक्टर को देखा, उनको फॉलो अप करते हुए हमने आगे डिजीज देखी। सो दिस इज द
कोहोर्ट स्टडी, इसको हम फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडीज द एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट। तो इंशाल्लाह हम इसी सीरीज के अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट पे एक छोटा सा आप सबके लिए हम ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा आप सबके लिए पैगाम है कि हमारी एक न्यू बुक आई की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा। 60 केसेस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आप जुबैर बुक डिपो से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजी। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडी की डिटेल्स, उसके बेनिफिट्स, उसके कुछ सिनेरियोज भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।